मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, बस आपको देखते जाना है, ठीक है। जो इस वीडियो में है बस वही कर लीजिए, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो फेमस हो, ये ध्यान रखना आपको। जातिवाचक संज्ञा जिसमें लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब, मतलब सब आ जाए। जैसे हम लड़का बोले तो एक कोई लड़का नहीं, सब लड़का आ गया। लड़की मैं बोलूँगा लड़की सुंदर होती है, मतलब सारे लड़के की बात चल रहा है, तो जिसमें सारा का बात चले। बिल्ली, कोई एक बिल्ली तो नहीं कि काली बिल्ली, गोरी बिल्ली, सब बिल्ली का बात हो, तो जिसमें पूरा समूह का बात हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावना जोड़ा हो, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुख, ठीक है। समूह वाचक संज्ञा जिसमें समूह आ जाए, जैसे सेना, सेना का एक समूह होता है। टोली, वर्ग, समूह, झुंड, जहाँ पे अधिक 2 या 10 चीजें होती है, ठीक है। दरवाचक संज्ञा जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? जो सुंदरता है उसमें कौन सा संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा है कि इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा बताना। तो ये जो मित्रता है ना दोस्तों, यही हमारा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के से बनती है, ठीक है, कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से अगर मैं ये बात करूँ कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, जो मूल सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक मतलब जिससे अपना का बोध हो, जैसे यहाँ पे वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता है मतलब वह अपने आप खा लेता है। तो जहाँ पे अपने आप खा लेता है तो वह स्वतः ही खा लेता है, या तो वह खुद ही खा लेता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम से इसका मतलब है कि सर्वनाम का जितने प्रकार है सब आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम बता दिया तो आपको निजवाचक सर्वनाम से ही एग्जाम में आएगा, लेकिन ये कोई सर्वनाम के टाइप से आएगा, ये आपको कंफर्म कर लेना। इसके एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सर्वनाम बताइए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है? तो ये जो मैं आपको दिख रहा है ना, यही सर्वनाम है। कहीं भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसमें सर्वनाम क्या है, तो मैं, वह, यह, ये सब, वो सब, तुम लोग, आप लोग, ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। नेक्स्ट कि रोहित अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो इसमें देखिए वह आ गया, तो ये हमारा क्या सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि यह वह सर्वनाम है, तो यह वह कौन सा सर्वनाम है? तो ये हमारा निश्चयवाचक होता है, जो निश्चय करता है। यह कलम है, कि कलम कहाँ पे? तो यह है। वह लड़का है, वो लड़का कहाँ? वह है, यानी जो निश्चय करता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है गेट पर कौन खड़ा है? सर्वनाम शब्द बताइए, इसमें सर्वनाम बताना है। तो ये जो कौन है ना, वही हमारा क्या सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बता दे, दोष के बारे में बता दे, बस इतने आपको देखना, गुण दोष के बारे में। तो जो गुण और दोष के बारे में बताएगा वो हमारा गुणवाचक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत धन में कौन सा विशेषण है? बहुत धन, इस धन को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय मतलब गिन नहीं सकते, परिमाण, परिणाम, परिमाण का मतलब ये होता है जिसको नहीं गिन सकते, बस उसको हम थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट है कि मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? ये जो मानव शब्द है इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा मानवीय। क्या होगा इसका? मानवीय होगा। नेक्स्ट है राम पढ़ता है में क्रिया बताइए। क्रिया मतलब होता है पढ़ता, ये पढ़ता हमारा क्रिया, जिसके लास्ट में ना आ जाए, जैसे पढ़ता नहीं होता, पढ़ना होता है। राम खाता है, तो खाता हो गया क्रिया, जिसके लास्ट में आपको पूरा अच्छा से बोल के देखना, जिसके लास्ट में ना आ जाएगा वही क्रिया होता है। जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ता नहीं पढ़ना, राम सोता है तो सोता नहीं सोना, तो ये हो गया क्रिया। तुम क्या कर रहे हो, इसमें सर्वनाम बताना, तो इसमें सर्वनाम हमारा क्या है दोस्तों? तो इसमें हमको सर्वनाम तुम्हारा तुम है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हो गया प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, वो हमारा प्रश्नवाचक होता है। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप हमारा क्या है? धातु, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार के भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। राधा पत्र पढ़ती है, वाक्य क्रियाओं के किस भेद में आता है? ये जो राधा पत्र पढ़ती है ये किस क्रियाओं में आती है? तो ये
कर्मक क्रिया में आता है। किस में आता है दोस्तों? ये सकर्मक क्रिया में आता है। ठीक है, क्या पढ़ती है? तो पत्र पढ़ती है ना। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, जो काम कोई दूसरे से करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है। रोहन सो गया क्रिया का कौन सा भेद है? रोहन सो गया, ये संयुक्त क्रिया है। क्या है ये? संयुक्त क्रिया। ठीक है, रोहन क्या हो गया? सो गया। क्रिया का कौन सा भेद होती है? हमारा संयुक्त क्रिया है। अब आप लोग क्रिया पढ़े होंगे तो आपको वहां पे निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं किताब हूँ। इसमें क्रिया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? पढ़ता। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें क्रिया कौन सा शब्द है? तो क्रिया जगह पढ़ना। ठीक है, पढ़ाने की पढ़ता। कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद है। ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति। कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है दोस्तों? तो इसका विभक्ति होता है को। कर्ता कारक का विभक्ति क्या होता है? ने। तो आपको ये चार्ट याद रख लेना। कर्ता का विभक्ति ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से होता है, संप्रदान का के लिए होता है, लेकिन इतना नहीं आएगा। कर्ता कर्म करण इतना ही से आएगा। ठीक है, याद रख लेना कि इसमें कौन सा चिन्ह लगता है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो पुस्तक प्लस आल है। ठीक है, विद्यार्थी में संधि है, तो विद्यार्थी में कौन सा संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। रजनी शब्द की संधि विच्छेद करें, तो रजनीश हमारा जो है रजनी प्लस ईश, रजनीश। ठीक है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दयानंद में हमारा जो है वो कौन सा संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि। अब ये संधि वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वहां पे पता चल गया होगा। ठीक है, न्यून का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर होगा नी प्लस ऊन, नी प्लस यून, यानी कि नी न्यून, न्यून। ठीक है, नी यून। नेक्स्ट है भाई बहन में समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है समास के कितने भेद है? तो 6 है। अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, कारक की परिभाषा दे, तो कारक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कारक बोलते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं और इसके चिन्ह कौन कौन है? तो देखिए कारक के 8 भेद होता है। ठीक है, इसके चिन्ह के बारे में नहीं आएगा क्योंकि 1 नंबर का है। ठीक है, तो कारक के कितने भेद है दोस्तों? तो टोटल 8 भेद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो कर्ता कारक है वो किसे कहते हैं? तो कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कर्ता का अर्थ क्या होता है हमारा? करने वाला। ठीक है, जो करने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक की विभक्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो कारक की विभक्ति होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं परसर्ग। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? परसर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि का के विभिन्न चिन्ह किस कारक के हैं? तो ये जो का के आता है ना, वो किसके अंदर आता है? तो संबंध कारक के अंदर आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लंबा क्वेश्चन वाला, ठीक है, वो पहले जाके वीडियो देखें, उसके बाद ही आप 1 नंबर वाला देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कारक के कितने भेद है? तो टोटल आपका कारक का कितना भेद है दोस्तों? 8 भेद है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाला बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द के ऐसा जिससे क्रिया के करने वाला का बोध हो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया किया जाए। ठीक है, जिसको कुछ दिया जाए तो जिसके लिए क्रिया किया जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो संप्रदान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संप्रदान कारक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने या सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा शब्द जिसको किसी को पुकार सकता है तो सचेत कर सकते हैं, उसको बोलते हैं संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। क्या बोलते हैं उसको? संबोधन कारक बोलते हैं। अब देखिए इतना ही आपका था किससे? तो कारक से। अब आते हैं संधि से। ठीक है, तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? संधि। जो 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार है ना, उसको क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संधि के प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाएंगे दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को जाकर के देखें। ठीक है, नेक्स्ट के दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा हुआ? तो दीर्घ संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ दोस्तों? दीर्घ संधि। अब आपको ये बात कहाँ पता चलेगा? जब लॉन्ग आंसर पढ़ोगे। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ट्रिक बता रखा है नीचे। ठीक है, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम बताया तो दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताया तो ये स्वर संधि। ठीक है, अब ये सब आपको पता कहाँ से चलेगा दोस्तों कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उपयोग है? स्वर संधि जैसे पवन। अब देखिए स्वर का मतलब जिसमें स्वर आ जाए, जैसे संयोग, मनोहर, नमस्कार, इसमें स्वर नहीं आ रहा है, लेकिन प आ इसमें आ रहा है। ठीक है, पवन तो इसमें स्वर आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद करें। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम में इत्यादि का ही संधि विच्छेद आएगा, लेकिन ये को संधि विच्छेद आ सकता है, ऐसा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर दिया है। तो इत्यादि को हम लोग किस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि ही हमारा क्या होता है? संधि विच्छेद। नेक्स्ट है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अति और दो गो बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं और वाद, तो यही होता है आशीर्वाद। ठीक है। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद करें। तो महेश का होता है महा इस यानी महेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 प्रकार है। ठीक है। अगर वर्ण के आधार पर पूछा जाए तो संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। बाकी तो मैंने आपको टोटल बता ही दिया ऊपर। ठीक है। उसके देखिए स्वर संधि के सभी भेद लिखे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब आते हैं समास में। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेपण। संक्षेपण मतलब होता है छोटा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो हमारा है द्वंद्व समास। ठीक है। द्वंद्व समास अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में करवा दिए। वनगमन में कौन सा समास है? वनगमन में कौन सा समास है? तो सी हमारा। ठीक है। अन्य तत्पुरुष समास। और इसका मैंने अभी एक नीचे ट्रिक बता रखे हैं, वो देखोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। ठीक है। वनगमन में कौन सा समास है? तो हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देशभक्ति कौन सा समास है? तो ये भी हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा अब देखिए यहाँ पे समास कितने प्रकार का? दोस्तों 6 प्रकार का। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो समास 6 प्रकार का वो कौन कौन है। पहला देखिए, पहला हमारा अवयवी भाव समास। ठीक है। अवयवी भाव समास, इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है, यानी शब्दों का पुनरावृत्ति हो, जैसे प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष। हर वर्ष मतलब हर वर्ष फिर से, तो उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। इसमें पुनरावृत्ति आता है। घर घर मतलब प्रत्येक घर, रातों रात मतलब रात ही रात, तो इसमें मतलब लगातार चलता है, उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, और इसी को बोलते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया अवयवी भाव समास देख लिया। अब देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तो दो पदों के बीच लुप्त होता है। देखिए दोनों जो पद होते हैं इसके बीच में लुप्त होता है, जैसे रोग मुक्त, तो इसको बोलते हैं रोगों से मुक्त। तो से हट गया, ये हो गया रोग मुक्त। देव का आलय, तो हम लोग बोलते हैं देवालय। ठीक है। तो इसमें जो बीच में रहता है ना वो हट जाता है, तो दो पदों के बीच में जो चीज़ रहता है ना वो हट जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है ना वो गुणवाचक होता है। ठीक है। क्या होता है? गुणावाचक होता है। प्रथम जैसे महा मतलब पता चल रही कुछ महान चीज होने वाला है, यानी महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल यानी स्वर्ण का है जो कमल, तो इसमें क्या होगा? प्रथम पद जो होता है ना वो गुणावाचक बताता है, गुण बताता है। इसमें महात्मा में क्या बता रहा है? प्रथम पद महा के बारे में बता रहा है, यानी कि कुछ महान चीज़ होने वाला है। स्वर्ण कमल में स्वर्ण क्या चीज़ के बारे में बता रहा है? कमल के बारे में। तो फर्स्ट में गुणावाचक के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात होते हैं द्विगु समास। ठीक है। द्विगु समास क्या है? तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक जिसको गिन सकते हैं, इसमें पहला ऐसा शब्द रहेगा ना, पहला ऐसा पद रहेगा ना जिसमें हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग गिन सकते हैं। जैसे देखिए चराहा, चराहे मतलब होता है जहाँ चौराहा नहीं बोलते, चार राहों का समाहार। ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया 4 त्रिभुवन। ठीक है। ये नहीं, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब हो गया तीनों भुवनों का समूह। तो यहाँ त्रि से क्या पता चल रहा है? 3, 6 से क्या पता चल रहा है? 4। तो जो संख्या के बारे में बताया उसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है। नेक्स्ट द्वैध यौगिक। द्वैध यौगिक क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है, मतलब तथा और आ अथवा ये सब चीज़ों को प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। और इस समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे आय वाय, आय भी इंपॉर्टेंट और वाय भी इंपॉर्टेंट है। माता पिता, अगर हम सिर्फ माता को नहीं बोलेंगे पिता को बोलेंगे तो पता चलेगा सिर्फ हम पिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है? दोनों इंपॉर्टेंट, माता पिता, दादा दादी। तो इस टाइप का जो रहता है ना उसको द्वैध यौगिक बोलते हैं। ठीक है। यौगिक मतलब जुड़ना। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य इसमें सबसे लास्ट वाला प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, भुज मतलब क्या? भुजा के बारे में बात हो रहा है। देखिए लास्ट क्या पता चल रहा है? भुज मतलब भुजा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो जो इस प्रकार का हमारे पास शब्द होते हैं ना उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है। निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? अब ये विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये पढ़ने के लिए आपको अवयव और वक्तृता कौशल में जाना पड़ेगा। ठीक है। तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। विकारी शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब हमारा क्या है? विकारी शब्द है। देखिए विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब क्या होता है दोस्तों? विकारी मतलब बदल जाना और अविकारी मतलब बदलना नहीं। ठीक है। तो विकारी में से ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? अवयव भी कहते हैं, ठीक है, अवयव भी कहते हैं। अवयव का ही तो दूसरा नाम है अविकारी शब्द। नेक्स्ट हमारा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन क्रिया विशेषण? धीरे धीरे, वह खा रहा है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बता दे। जैसे खा रहा है, कैसा खा रहा है? धीरे धीरे। वह तेज पढ़ता है, कैसा पढ़ता है? तेज। तो ये सब हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। अवयव के कितने भेद हैं? जो अवयव है इसके कितने भेद हैं? तो अवयव के टोटल 4 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ? इसमें बताना कि कौन एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताओ, ठीक है। तो देखो, वह धीरे से बोलता है, कैसा बोलता है? धीरे से। अब बोलोगे कि यहाँ पे रमेश तेज धावक है, तो धावक है, कैसा धावक है? तेज। तो ये भी होगा, लेकिन नहीं, ये धावक क्रिया नहीं है। क्रिया वही होता है जिसके लास्ट में ना वाला आता है। खाना, पढ़ना, रोना, सोना, धोना, ना वाला। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे आगे बोलता, तो बोलता नहीं होता, बोलना होता है। तो देखो ना आ गया ना, यहाँ पे क्रिया आना चाहिए, ठीक है, वर्ब। नेक्स्ट है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, तो इसका है घनिष्ठतम। अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था, ठीक है। ये आप लोग चैप्टर शायद विशेषण में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे छूट गया तो मैं यहाँ पे करवा दो रहा। एक होता है मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। इसमें एक होता है उच्च, तो इसमें होता है उच्चोत्तर, और इसमें होता है उच्चतम। मूल अवस्था में मतलब ये ऐसा होता है जैसे मैं ठीक हूँ, इसमें होता है कि मैं कुछ ठीक हूँ, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा ठीक हूँ, ऐसे इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ठीक है। अच्छा, अधिक अच्छा, इससे अच्छा मतलब अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। ऊंचा, से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है मूलावस्था में। अगर पूछ दिया जाएगा कि उच्च का उत्तरावस्था क्या होता है, तो उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। ये सभी में तर लगा दिया जाता है, या तो से अधिक, से अधिक, से अधिक, और इसमें तम लगा दिया जाता है, या तो सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, ऐसे करके, ठीक है। ज्यों त्यों करके शब्द, ये जो ज्यों त्यों करके शब्द, ये क्या हमारा क्रिया विशेषण है। ज्यों त्यों क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द है मतलब जो नहीं बदलता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं तो क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताओ, किसका विशेषता बताता हो? क्रिया की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट कि मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें है प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन कभी नहीं बदलने वाला, प्रतिदिन कभी नहीं बदलने वाला, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो कभी नहीं बदलता है ना, वही हमारा होता है क्रिया विशेषण। ऐसा अभिकारी शब्द जो नहीं बदलता हो। 10 नंबर है कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ गए, ये है हमारा विस्मयादि बोधक वाला, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पूछा कि अह शब्द क्या है, तो ये जो अह शब्द है ना वो क्या है? तो ये जो अह शब्द है ना, ये हमारा कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या अवय है। यहाँ पे यह रहेगा आप आ गए, तुम आ गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये यहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे एक ये चार्ट याद रखना है कि अवय शब्द क्या है, तो अवय शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे जो क्रिया विशेषण के 4 भेद है, एक कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। और विस्मयादि ये उसके बाद आ गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के भी कितने प्रकार है? 2, समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा याद रख लेना, क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः कितने आधारों पर किया जा सकता है? क्रिया विशेषण का भेद, तो देखिए दोस्तों, जो क्रिया विशेषण होता है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रिया विशेषण का 3 भागों में पहले बांटा गया: प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के भेद को कितना भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक साधारण, एक संयोजन। फिर रूप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, मूल, यौगिक और स्थानिक। और अर्थ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एक स्थानवाचक और एक हमारा कालवाचक, एक हमारा परिमाणवाचक, एक रीतिवाचक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक चार्ट, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब आता है वक्तृता कौशल। तो भाषा कौशल क्या है? तो भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या तो सामर्थ्य हासिल करना, ठीक है। योग्यता या तो सामर्थ्य हासिल करना, यही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। भाषा कौशल कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है, ऐसा करके। एक बालक व्याख्या सुनकर तथा दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित करता है। एक बालक ऐसा है जो व्याख्या को सुनकर तथा दूसरा
पढ़कर जानकारी एकत्रित कर रहा है। ये दोनों बालक कौन सा भाषा कौशल प्रयोग करेंगे? तो ये ग्रहणात्मक कौशल। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जो हम लोग पढ़ते हैं उस कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, यानी कि संदर्भानुसार क्या करना है? अर्थ को ग्रहण करना। बिल्कुल अच्छे तरीक़े से जो भाषा है ना उसको, उस चीज़ों को जो भी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ को अच्छे तरीक़े से ग्रहण करना है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुआ? तो भास धातु से हुआ। हम ये भा और यहाँ पे आधा सास से, ठीक है, ऐसे करके भा और ऐसे भास धातु से, ठीक है। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से? तो हिंदी भाषा से। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है कौन? तो परस्पर बातचीत। जितना बच्चों से बातचीत करेंगे उतना ही उसका श्रवण कौशल क्या होगा? विकसित करेगा। श्रवण भाषण व्यवहार मुख्यतः किस क्रियाओं पर आधारित है? देखो जब आ जाएगा श्रवण भाषण व्यवहार मुख्यतः किस क्रियाओं पर आधारित हो? तो दो भाषा पर, किसी को बोलने की क्रिया और दूसरे को सुनने की क्रिया। लेखन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो लेखन कौशल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दोस्तों खत्म, ठीक है। पहला काम को करना या होना कहलाता है। देखो कोई भी काम को जो करते हैं, ठीक है, या तो जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। कोई भी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन नहीं। काम करने वाला को क्या करते हैं? जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन ना दे, ऑप्शन आपके एग्जाम में ना दे, ठीक है, और बोलेगा काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो काम करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जो कर्म के आधार पर क्रिया का 2 भेद होता है, ठीक है। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवाता है तो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया का 2 भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया का कितना भेद है? 2 भेद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं काल के आधार पर क्रिया का भेद। तो काल के आधार पर क्रिया का कितना भेद है दोस्तों? 3 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया हमारा क्या है दोस्तों? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों? जिसमें कोई चीज़ बीच में आ जाता है। जैसे खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। तो जो बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, यानी जो कर्म आ जाता है, इसमें क्रिकेट हमारा क्या है? कर्म है, ठीक है। तो जिसमें कर्म आ जाता है वही होता है सकर्मक क्रिया। पंछी उड़ता है, कहाँ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, इसका कोई बात नहीं चल रहा है, तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। ये भी सकर्मक क्रिया हो गया, ये भी सकर्मक क्रिया। लेकिन ये खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया। और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया का सामान्यतः कितना भेद है? तो इसका 2 भेद है। कितना भेद है? 2 भेद है, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया का कितना भेद है दोस्तों? 2 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति होता है उसे क्या कहता है? तो जिसमें कर्म हो, जी कर्म का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जैसे मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। तो जो बीच में कुछ ना कुछ आ जाए, मैं नाचता हूँ, कहाँ पे नाचते हो, कैसे नाचते हो, इसका बीच में जो कुछ ना कुछ आ जाता है उसी को बोलते हैं कर्म, ठीक है। और जिसमें कर्म लगा होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? तो इसके जो हमारा संरचना के आधार पर जो क्रिया का भेद है टोटल कितना भेद है? 5 भेद है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 15 अंक वाला जो क्वेश्चन है वो करवा दिया गया। नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिल्कुल सीरियल बाय करवा दिया गया है 15 नंबर वाला। अब मैं सीरियल बाय करा रहा हूँ 1 नंबर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंछी उड़ रहा है, वाक्यों में क्रिया के भेद हैं। जो पंछी उड़ रहा है ना, इस क्रिया में के भेद क्या है? ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है। क्यों है अकर्मक क्रिया? देखिए दोस्तों, पंछी उड़ रहा है, कहाँ पे उड़ रहा है? इसके बीच में कुछ बात नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गया। अगर बात चलता तो सकर्मक क्रिया होता। नेक्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना, सीधा बात, क्योंकि 1 नंबर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा सा वीडियो का बढ़ा लीजिए, ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है? जूम कर लेना है। क्या है कि वह बहुत सोता है, तो इसमें सोना कौन सा क्रिया है? वह बहुत सोता है, ठीक है।
तो इसमें जो सोना है ना दोस्तों, जैसे कि सोना, रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया में आता है। जैसे वह सोता है, कैसे सोता है? तो बहुत सोता है। देखिए, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। इसका जवाब मिल गया कि मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोता हूँ बहुत, तो ये इसका तो आंसर मिल रहा है कि मैं सोता हूँ बहुत। तो जो सोना, हंसना, मैं हंसता हूँ, बहुत हंसता हूँ, और मैं खाता हूँ, बहुत खाता हूँ, ये एक अलग हो गया। मैं आम खाता हूँ और मैं बहुत खाता हूँ, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रहता कि वह बेड पर सोता है तो अलग बात होता, लेकिन वह सोता है बहुत। तो ऐसे जब आ जाता है ना, तो हमारे पास हो जाता है वो अकर्मक क्रिया। जैसे सोना, रोना, हंसना, ये अकर्मक क्रिया आएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या आएगा? जैसे पढ़ना, ठीक है, लिखना, काटना, खाना, पीना, ये सब सकर्मक क्रिया में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि राम सो रहा है। तो राम सो रहा है, अब राम सो रहा है तो कहाँ पे सो रहा है, कैसे सो रहा है, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोना आ गया हमारा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्यों? क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि किस जगह पर सो रहे हैं, सो ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा नाम से पता चल रहा है जिसमें क्रिया और संज्ञा हो, यानी कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, है ना। जब क्रिया किसके जैसा व्यवहार में आ जाए? संज्ञा की जैसा, यानी कि जब क्रिया संज्ञा की जैसा कार्य करने लगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करें। तो क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करना, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसमें फर्स्ट में आ जाएगा टहलना, खाना, रोना, सोना, धोना, ना वाला अगर पहले आ जाएगा तो वही होता है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त क्रिया के भेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त क्रिया का टोटल 11 भेद होता है, ठीक है, जिसमें से ये सारा आपका संयुक्त क्रिया का क्या है? भेद है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आप आध नहीं रखेंगे तो इतना आध रखेंगे, 11 इसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्षा समाप्त हो चुकी है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो इसमें आपको बोल रहा है कि कौन सा एक संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक का क्यों? क्योंकि ये समाप्त हो चुका है, सीधा सीधी बात है, वर्षा समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट सकर्मक क्रिया किसे कहता है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है, सीधा सीधी, जिसका फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसका फल कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो इसमें लिखना एक हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सकर्मक मतलब देखो, लिखना, अगर हम बोलेंगे लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, कॉपी से लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, ये सब कॉपी कलम आ गया। लेकिन हंसना, रोना, सोना, सो रहे हैं बहुत ज़्यादा, किताब पर सो रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हंसना, रोना जो फीलिंग वाला बात आ गया, ऐसा समझिए, हंसना, रोना, सोना, ये जो फीलिंग हो गया, मन की बातें हो गया ना, ये सब हमारा आएगा अकर्मक क्रिया में, ठीक है। बाकी ये आ जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया में।